हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 3 आरसी कपल्ड एम्पलीफायर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ही एग्जाम्पल है। इट इज़ ए टाइप ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली इनसफिशिएंट। ठीक है, जनरली जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती हैं उनमें सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो इनसफिशिएंट होता है। ठीक, चाहे वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर हो या पावर एम्पलीफायर हो। हैंस दे आर रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसी वजह से हम उन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को या सिंगल एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से रिप्लेस करते हैं। अब इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज यूजिंग ए कपलिंग डिवाइस। एक एम्पलीफायर हमने लगाया हुआ है, उसको इनपुट दिया, उसका आउटपुट आया। ठीक, अब उस पहले एम्पलीफायर का आउटपुट आया वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा और एम्पलीफाई या ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमें आउटपुट प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन पहले एम्पलीफायर के इनपुट को वापस से एम्पलीफाई करेंगे। उसके लिए हम एक और साथ में उसके एम्पलीफायर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कपलिंग डिवाइस। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है इसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग। ठीक है ना। और जब ये दो या दो से अधिक स्टेज के जो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं तभी इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक, दीज कपलिंग डिवाइसेज, जो कपलिंग डिवाइसेज हैं, दिस कपलिंग डिवाइसेज कैन यूजुअली बी ए कैपेसिटर, या कैपेसिटर हो सकती है, ट्रांसफार्मर हो सकती है, रजिस्टर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कि मैकेनिकल जो मशीन्स वगैरह होती हैं उसमें कपलिंग डिवाइस के रूप में हम गियर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, गियर बॉक्स, गियर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे एम्पलीफायर होते हैं उसमें एक कपलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। वो कपलिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द सर्किट। ठीक, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर, दो एम्पलीफायर को ज्वाइन करने की प्रोसेस को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूजिंग ए कपलिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड एज कैस्केडिंग। जो कैस्केडिंग है उस क्या होती है, दो या दो से अधिक एम्पलीफायर को विद द हेल्प ऑफ कपलिंग डिवाइस जब ज्वाइन किया जाता है तो इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं। ठीक, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमने समझ लिया कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। अब जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है ये भी एक टू स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें कपलिंग डिवाइस के रूप में हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज करते हैं। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर द फॉलोइंग फिगर शोज ए टू स्टेज एम्पलीफायर कनेक्टेड इन कैस्केड। एक पहला स्टेज एम्पलीफायर है, इसमें हमने इनपुट दिया वोल्टेज VI। ठीक, इसका जो गेन है वो है AV1। ठीक है, अब जब AV1 जो इसका गेन है, इससे जो आउटपुट आएगा वो आएगा AV1 इंटू VI। ओके, ठीक है ना। या इससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऐसे मल्टीप्लाई, AV1 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा आउटपुट यहाँ पर आएगा। अब हमने यहाँ पर एक बीच में कपलिंग डिवाइस लगाई है। अगेन जो आउटपुट हमारा आया है उसको हमको फर्दर एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेकंड स्टेज एम्पलीफायर यूज किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कपलिंग डिवाइस। मतलब इन दोनों फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर एंड सेकंड स्टेज एम्पलीफायर को हमने कपलिंग डिवाइस के माध्यम से कपल्ड या कैस्केड किया है। ठीक है, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो है V आउटपुट। ठीक, अब जो एक्चुअल में हमने इनपुट दिया था VI और हमारा आउटपुट आया V आउट या VO। ठीक है, तो जो इसका टोटल गेन होगा क्या होगा, VO अपॉन VI या V1। तो इसमें ये VI कर रखा है, थोड़ा गड़बड़, ये V1। ठीक है, ये V1 है, तो V नॉट अपॉन V1 ये एक्चुअल में टोटल आउटपुट इसका या टोटल गेन इसका हमारे एम्पलीफायर का होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल गेन है ये क्या आएगा, टोटल गेन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट स्टेज गेन एंड सेकंड स्टेज गेन, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि AV1 इंटू AV2। थ्योरेटिकली जो देखते हैं हम, जब लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर
तो जो गेन है, ओवरऑल गेन जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा फर्स्ट स्टेज इंटू गेन ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। और उसकी वैल्यू होगी V2/V1 इंटू V0/V2 बराबर V0/V1, ठीक है। ये तो जो हो गया पहली स्टेज का जो गेन है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये V2 यहाँ पर है और ये V1 है, ठीक है। तो V2/V1 इसका पहला गेन हो गया, सेकंड V0/V2, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आउटपुट निकल के आया V0/V1, ये टोटल गेन किसके इक्वल होगा, फर्स्ट स्टेज गेन के एंड सेकंड स्टेज गेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ओके, अब जो कपलिंग है, जो कपलिंग डिवाइस हमने यूज किए, तो उसमें कपलिंग के प्रकार क्या क्या हैं। देर आर 4 बेसिक मेथड्स ऑफ कपलिंग यूजिंग दीज कपलिंग डिवाइसेस सच एज रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांसफॉर्मर का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कपलिंग डिवाइस, और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे इस्तेमाल करने के बाद जो मेथड्स हैं वो 4 मेथड्स से बनते हैं। पहला है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, ठीक है। पहला मेथड है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है कपलिंग के फॉर्म में, उनके कॉम्बिनेशन का। दूसरा है इम्पिडेंस कपलिंग, तीसरा है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में हम ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी है डायरेक्ट कपलिंग, इसमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, डायरेक्ट एक सर्किट, एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से कपल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड कपलिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक। अब हम चलते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन क्या है। द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट आर एज फॉलोज, ठीक है। द 2 स्टेज एम्पलीफायर सर्किट हैज 2 ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है हमारे, उसमें 2 ट्रांजिस्टर होंगे, दोनों किसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होंगे, एंड अ कॉमन पावर सप्लाई VCC इज यूज्ड। देखिए यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर हुआ, दूसरा ट्रांजिस्टर ये हो गया, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है किसमें, कॉमन एमिटर में, ठीक है। इनका एमिटर कॉमन है, इनपुट बेस से और आउटपुट कलेक्टर से लिया जा रहा है, और एमिटर इसमें कॉमन है, तो दोनों ट्रांजिस्टर है इसमें कॉमन एमिटर फैशन में कनेक्टेड है, और जो सप्लाई है एक कॉमन VCC सप्लाई हमने इनको दी हुई है, ठीक। द पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क R1 एंड R2 एंड द रजिस्टर RE फ्रॉम द बायसिंग एंड द स्टेबलाइजिंग नेटवर्क, ठीक है। R1 एंड R2 जहाँ पर जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे हैं, और RE जो रजिस्टर है वो बायसिंग यानी कि बायसिंग सर्किट और स्टेबलाइजिंग नेटवर्क का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर R1 और R2 ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे हैं, जो VCC दिया हुआ है इसका डिवाइडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है RE ये स्टेबलाइजिंग प्लस बायसिंग नेटवर्क का काम कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, द एमिटर बाईपास कैपेसिटर CE ऑफर्स ए लो रिएक्टेंस पार्ट टू द सिग्नल। ये जो CE है ये क्या करता है, लो रिएक्टेंस पार्ट, जो हायर फ्रिक्वेंसी वाली जो नॉइजेस होती हैं उनको लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। द रजिस्टर RL इज यूज्ड एज अ लोड इम्पिडेंस। RL, दिस इज द RL, ठीक है। RL इधर यहाँ पे देखिए फर्स्ट एम्पलीफायर में RL, तो ये जो रजिस्टर RL है वो किसका काम कर रहा है, इम्पिडेंस का, सॉरी लोड का, ठीक है, लोड इम्पिडेंस का काम कर रहा है। द इनपुट कैपेसिटर Cin रिप्रेजेंट present at the initial stage of the amplifier couples AC signal to the base of the transistor। ये जो Cin है इसका काम क्या है, बेस, जो ट्रांजिस्टर का बेस है उसको AC सिग्नल के साथ कपलिंग करवाने का काम Cin का है, ठीक है, या इनपुट कैपेसिटर का है। Hence in a multi, ठीक है, the capacitor CC is the coupling capacitor that connects two stages and prevents DC interference between the stages and control the shift
ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। इसमें जो CC है ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है। इसका काम क्या है, एक तो ये कपलिंग डिवाइस की तरह काम कर रहा है दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में, दोनों एम्पलीफायर के बीच में। प्लस में जो DC कंपोनेंट आएगा पहले एम्पलीफायर से उसको प्रिवेंट कर रहा है ये सेकंड स्टेज में जाने से, ठीक। और उसके साथ ही साथ ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारे एम्पलीफायर का उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स थी हमारे RC कपल्ड एम्पलीफायर की। देखिए पहला स्टेज एम्पलीफायर ये हो गया, ठीक। दूसरा स्टेज सेम इसी की तरह से ये एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर है। नाउ ऑपरेशन ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक। When an AC input signal is applied to the base of first transistor, it gets amplified and appears at the collector load RL, ठीक। इनपुट दिया हमने बेस को जैसे इनपुट हमने अप्लाई किया, ये जो एम्पलीफायर है इसको एम्पलीफाई करेगा और वो एम्पलीफाइड होकर के इसमें जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, IC/IB, ठीक है। इसको इनपुट दिया हमने तो एम्पलीफाई होकर के वो किसका अक्रॉस आएगा, लोड के अक्रॉस, ठीक। देन इट इज पास थ्रू द कपलिंग कैपेसिटर CC टू द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद जब ये RL का क्रॉस आएगा तो ये यहाँ से CC के थ्रू नेक्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट में चला जाएगा, ठीक है। अगेन दिस बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज whose amplified output again appears across the its collector load, ठीक है। अब ये इनपुट इसका आउटपुट सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में गया और उसका जो आउटपुट है वो इस लोड के अक्रॉस आएगा, ठीक है। एंड देन इस लोड के आने के बाद वाया CC हम इसको आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे। Thus the signal is amplified in stage by stage action, ठीक है ना। पहले स्टेज में एम्पलीफाई हुआ, RL का क्रॉस हुआ आया एम्पलीफाई होके, उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर CC के थ्रू ये किस में चला गया, सेकंड स्टेज में चला गया, एंड देन सेकंड स्टेज में एम्पलीफाई हुआ, एंड देन अगेन C आउट कैपेसिटर के थ्रू हम इसको आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी नोटेड हियर इज दैट द टोटल गेन इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस। हम जानते हैं कि जो आइडियल केस में हमको आउटपुट मिलना चाहिए था एम्पलीफाइड आउटपुट, वो दोनों स्टेजेस का मल्टीप्लाई, यानी कि पहले का गेन A1 है, दूसरे का गेन A2 है, तो हमें टोटल आउटपुट A1 इंटू A2 मिलना चाहिए था। लेकिन जो एक्चुअल में इसका आउटपुट रियल में हमें मिलता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेजेस के प्रोडक्ट से कम होगा। दिस इज बिकॉज व्हेन द सेकंड स्टेज इज मेड टू फॉलो द फर्स्ट स्टेज द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस्ड। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है फर्स्ट स्टेज का वो क्या होगा, कम हो जाएगा ड्यू टू द संटिंग इफेक्ट ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। जो इनपुट रेजिस्टेंस है सेकंड स्टेज का उसके संटिंग इफेक्ट की वजह से जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा एम्पलीफिकेशन गेन आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो संटिंग इफेक्ट की वजह से कम हो जाएगा। इस वजह से फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। Hence, in a multi-stage amplifier, only the gain of the last stage remains unchanged. इस वजह से, क्योंकि सेकंड स्टेज की इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस के संटिंग इफेक्ट की वजह से हमारा फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफिकेशन फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम फर्दर अगर कोई एक और स्टेज यहाँ पर लगाते हैं एम्पलीफायर का, तो उसकी वजह से इस सेकंड स्टेज एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो कम हो जाता। तो इस करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो लास्ट स्टेज हमारी है केवल उसी का गेन यहाँ पर मेंटेन रहता है, अदरवाइज जो प्रीवियस स्टेजेस उनका गेन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज वी कंसिडर ए टू स्टेज एम्पलीफायर हियर द आउटपुट फेज इज सेम एज इनपुट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्टेज एम्पलीफायर यूज किए हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट फेज है हमारा वो इनपुट फेज के सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक एम्पलीफायर है हमारे पास, एक स्टेज एम्पलीफायर है, उससे जो आउटपुट मिलने वाला आउटपुट है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आता है। हम जानते हैं
भाई पहला जो कॉमन एम्पलीफायर है ये इनपुट को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमको आउटपुट में देता है। अगेन दिस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज को हमने इनपुट दिया सेकंड स्टेज एम्पलीफायर में, तो जो ये सेकंड स्टेज एम्पलीफायर है अगेन उस 180 डिग्री को एक बार फिर से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर देगा, ठीक है। तो जो टोटल आउटपुट है वो 360 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, यानी कि सेम फेज में आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री इसने इसका फेज चेंज किया, अगेन उस 180 डिग्री को सेकंड स्टेज एम्पलीफायर ने चेंज किया, तो रिजल्टेंट हमें आउटपुट में वो 360 डिग्री चेंज मिलेगा। 360 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, जो इनपुट सिग्नल है उसी के फेज के इक्वल हमें आउटपुट में प्राप्त होगा फेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिकॉज द फेज रिवर्सल इज डन 2 टाइम्स बाय द 2 स्टेज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगर्ड एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किस तरह का होगा। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये कर्व जो है ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। इसमें हमने तीन स्टेज में हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है, 0 to 50 हर्ट्ज, जिसे हम बोल सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेंज, 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ये है हमारी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज एंड अबोव ये है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो लोअर देन 50 हर्ट्ज ये जो हमारा गेन है वो डिक्रीज होगा, एंड हायर फ्रीक्वेंसी रेंज जो है अबोव 20 किलो हर्ट्ज उसमें भी हमारा जो गेन है वो कम होगा, और जो 50 हर्ट्ज या से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, इसमें हमारा गेन है वो कांस्टेंट है और सबसे ज़्यादा है। इसमें जो देखिए यहाँ पर जो 20 किलो हर्ट्ज 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है ये इसके हमारे रेस्पॉन्स की बैंड विड्थ है, ठीक है ना। From the graph it is understood that the gain decreases for the frequencies below 50 Hz। 50 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पर भी हमारा गेन डिक्रीज हो रहा है, एंड फॉर द फ्रीक्वेंसीज अबाउट 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पर भी हमारा गेन डिक्रीज हो रहा है। वेयर द वोल्टेज गेन फॉर द रेंज फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। 20 से 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हमारा 50 से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हमारा जो गेन है वो कॉन्स्टेंट है और वो मैक्सिमम है, ठीक है। एंड वी नो दैट XC या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है 1/2 पाई FC, ठीक है। इट मीन्स दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब सबसे पहले लेते हैं हम पहला केस एट लो फ्रीक्वेंसी। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, है ना। XC बराबर 1/2 पाई FC है, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एट लो फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस इज क्वाइट हाई, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है, तो हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस है वो मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। द रिएक्टेंस ऑफ इनपुट कैपेसिटर Cin एंड द कपलिंग कैपेसिटर Cc, जो हमने डायग्राम में देखा था, Cin एंड Cc, इनका जो कैपेसिटर है 1/2 पाई FC की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हाई दैट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज अलाउड, ठीक है ना। इनका कैपेसिटेंस इतना हाई होने की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होने की वजह से ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज अलाउड, ठीक है। अब चूंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जिसमें इनपुट सिग्नल है या इनपुट सिग्नल यहाँ पर हमारा क्या है, करंट रहेगा, तो जो करंट है उसको हाई इम्पीडेंस या हाई रिएक्टेंस ऑफर होगा, इस वजह से स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट विल बी अलाउड टू द आउटपुट। The reactance of the emitter bypass capacitor C is also very high during low frequencies, hence it cannot shunt the emitter resistance effectively, ठीक है।
अब चूंकि CE की भी जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो भी हाई होगा। इस वजह से क्या करेगा, ये जो एमिटर रेजिस्टेंस उसको इफेक्टिवली शंट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों इफेक्ट जो हैं, बहुत फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो वोल्टेज गेन है वो लो फ्रिक्वेंसीज पे क्या होगा, कम होगा। ठीक, सेकंड केस लेते हैं हम, एट हाई फ्रीक्वेंसीज और अबाउट 20 किलोहर्ट्ज। अगेन कंसिडरिंग द सेम पॉइंट, वी नो दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लो एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगा। सो ए कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसीज। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज इंक्रीजेज विच रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अबव 20 किलो हर्ट्ज। इस वजह से जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे और जो लोडिंग इफेक्ट है नेक्स्ट स्टेज का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो रिड्यूस होगा और ओवरऑल हमारा वोल्टेज गेन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस द कैपेसिटेंस ऑफ द एमिटर डायोड इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज द बेस करंट। अब एमिटर डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एमिटर डायोड का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जो हमारी बेस करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो कि IC/IB होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, hence the voltage gain decreases at high frequencies। तो both high and low frequencies below 50 Hz and above 20 kHz हमारा वोल्टेज गेन है वो कम होगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, एट मिड फ्रीक्वेंसीज पे जो कैपेसिटर है, द वोल्टेज गेन ऑफ द कैपेसिटर मेंटेन कांस्टेंट इन दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हमने देखा कर्व में कि जो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसमें हमारा वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंट है। इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर CC डिक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो CC का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर का वो डिक्रीज होगा, विच टेंड्स टू इंक्रीज द गेन। ठीक है, उसकी वजह से गेन हमारा इंक्रीज होगा। बट दिस लोअर कैपेसिटेंस रिएक्टिव इंक्रीजेज द लोडिंग इफेक्ट। अब ये जो लोअर कैपेसिटी रिएक्टेंस है वो क्या करेगा, साथ के साथ लोडिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर देगा। वो क्या करेगा, लोडिंग इफेक्ट की वजह से हमारा जो गेन है वो रिड्यूस होगा। तो इन दोनों के कम्युलेटिव इफेक्ट को से हमारा जो गेन है वो निकल के कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक इंक्रीज करने का काम कर रहा है, दूसरा डिक्रीज करने का काम कर रहा है। इस वजह से हमारा जो गेन है वो कांस्टेंट आएगा। ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स द गेन इज मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, इस वजह से 50 to 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में हमारा गेन वो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर के। द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ RC एम्पलीफायर प्रोवाइड कांस्टेंट गेन ओवर ए वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। एक 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की रेंज जो है एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो उपयोग है ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, सूटेबल है ये। द सर्किट इज सिंपल है और जो कॉस्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन की वो कम है। इट बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट विद द अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, डिसएडवांटेज इसके, द वोल्टेज एंड पावर गेन आर लो। वोल्टेज और पावर गेन क्या है इसमें, लो है, क्योंकि इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस की वजह से। और साथ के साथ एज के साथ, क्योंकि इसमें हमने कैपेसिटर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है, तो ये टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, नॉइजी हो जाएंगे। और इनका ड्यू टू पुअर इम्पिडेंस मैचिंग पावर ट्रांसफर विल बी लो। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान थे हमारे RC कपल्ड एम्पलीफायर के। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर इसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।